कितने 1 घंटे की बनेगी अपनी, बता दो। 1 की है। स्वागत है बच्चों पुनः नवीन सुबोध पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरली के प्लेटफॉर्म पर। अभी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, ये शायद हमारी रिकॉर्डेड तीसरी क्लास है, ठीक है। लाइव क्लास अभी हमारी 1-2 दिन में मैंने आपको बताया स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही होगी आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे और हो जाएगी अभी 1-2 दिन में, ठीक है बेटा। हम हमारे टॉपिक पे आए हैं। टॉपिक हमारा एल्कोहल चल रहा है, लेकिन एल्कोहल के साथ साथ हम आपको इसके अंदर जितने भी 11 से संबंधित टॉपिक हैं जो आते जा रहे हैं उनको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझाते भी जा रहे हैं। अगर कोई भी टॉपिक आपको, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास से लाइव क्लास होती तो आप डायरेक्ट बता भी देते, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं या सर के नंबर पर फ़ोन करके भी बता सकते हैं, ठीक है। वैसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यह है कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ सकती है आपको, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूँ। कल हमने भौतिक गुण पढ़े थे और भौतिक गुणों में मैंने विलेयता के बारे में बताया, क्वथनांक के बारे में बताया कि जल में विलेय क्यों होता है, एल्कोहल क्वथनांक क्या है, कैसे है। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन आपको लिखवाया था और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन शायद ये था, मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन वनॉल, प्रोपेन वनॉल, प्रोपेन टू ऑल। आप देख लेना यही क्वेश्चन था। तो मैंने क्वेश्चन में ये लिखवाया था कि निम्न एल्कोहलों को विलेयता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न एल्कोहलों को विलेयता के, जल में विलेयता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं विलेयता के बारे में। मैंने आपको कल जो बताया कि एल्कोहल जल में विलय होता है। क्यों विलय होता है? क्योंकि जल के साथ अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है। कल मैंने आपको अच्छे से समझाया ये बात। इसके बाद मैंने अगली बात कही कि जो C1 से C4 तक के, मतलब 4 कार्बन तक के एल्कोहल जल में पूर्ण विलय होते हैं। ये बात मैंने बताई आपको। अच्छा, हाइड्रोजन बंध में एक बार पुनः थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे ये एल्कोहल है, तो एल्कोहल हाइड्रोजन बंध क्यों बनाता है? क्योंकि ये वाला जो समूह है, क्रियात्मक समूह, ये जल के साथ अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है। ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, ठीक है। तो एल्कोहल के 2 भाग हैं। 2 भाग कौन कौन से हो गए भाई? देखो, एल्कोहल में कोई सा भी एल्कोहल है, एक तो ये OH समूह और एक ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला समूह। तो हाइड्रोजन बंध बनाता कौन है? बोलो OH। तो इस समूह को मैंने कल आपको बताया, इसको हमने क्या कहा था? जल स्नेही, और इसको हमने क्या कहा था? जल विरोधी। ये जो भाग है ये तो जल में घुलने का क्या करता है? विरोध करता है, और ये जल में घुलने को प्रेरित करता है। मतलब इसके कारण जल में ये विलय होता है। कौन? एल्कोहल। अब मैंने कल आपको क्या बताया कि अगर हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएं, या दूसरे शब्दों में कहूं कि अगर हम अणुभार बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? अणुभार बढ़ाते जाएंगे तो कार्बन की संख्या बढ़ेगी। इसका मतलब कौन सा भाग बढ़ेगा? बोलो, जल विरोधी भाग बढ़ेगा। भाई जल स्नेही भाग तो सेम इतना सा ही है, तो भाग कौन सा बढ़ेगा? बोलो, जल विरोधी भाग बढ़ेगा। तो जब जल विरोधी भाग बढ़ेगा तो एल्कोहलों की जल में विलेयता क्या होगी? घटेगी। यह कल हमने आपको बताया था कि C4 तक तो पूर्ण विलय होते हैं, लेकिन इसके बाद अगर हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो विलेयता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। यह हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जो जल में विलेयता है वो अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अणुभार बढ़ेगा तो जल में विलेयता घटेगी, अणुभार बढ़ेगा तो जल में विलेयता घटेगी। दूसरी एक बात और मैंने बताई आपको कि जैसे एक एल्कोहल तो ये है, क्वेश्चन में भी है, और एक एल्कोहल ये है। मैंने 2-3 एग्जांपल आपको कल दिए थे, ये है। तो आप देखिए, ये अशाखित एल्कोहल है,
ये साकेत है, मतलब इसमें शाखाएं निकली हुई हैं, हम आपको बता चुके हैं पहले शाखाएं। तो यहां पर क्या है कि अगर शाखाओं की संख्या बढ़ेगी, किसकी संख्या बढ़ेगी, शाखाओं की संख्या। तो आप देखिए मैंने एक शब्द लिखाया था पृष्ठीय आयतन, तो जो जल विरोधी भाग का जो आयतन है शाखाओं की संख्या बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। आपके सामने देखिए यहां जब शाखाएं बढ़ेगी तो जो पृष्ठीय आयतन है वो घट गया बेटा। तो जल के जो अणु हैं वो यहां तक आसानी से पहुंच पाएंगे, लेकिन अशाखित में क्या है कि पृष्ठीय आयतन ज्यादा है, तो जहां जल के अणुओं का पहुंचना कठिन। तो मैंने दूसरी बात आपको क्या कही थी कि विलेयता जो है, विलेयता वो शाखाओं के क्या होगी, समानुपाती। शाखा बढ़ेंगी तो विलेयता बढ़ेगी। तो दो बात सुने आप कि अणुभार यदि बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी, बोलो, घटेगी। मैंने आपको ये लिखवा दिया, अणुभार बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी। कारण क्या है कि अणुभार बढ़ने पर जल विरोधी भाग का मान बढ़ता है, तो एल्कोहलों की जल में विलेयता घटती है। और शाखाओं की संख्या यदि बढ़ेगी, शाखाओं की संख्या, तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात विलेयता जो है वो शाखाओं की संख्या की क्या होगी, समानुपाती। क्यों, क्योंकि शाखाओं की संख्या बढ़ने पर जल विरोधी भाग का आपेक्षिक आयतन या पृष्ठीय आयतन घट जाता है, तो विलेयता बढ़ जाती है। अब यहां पे आप देखो, इसको हमने विलेयता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनमें आप सबसे ज्यादा देखिए, पहली बात तो दिमाग में फिक्स हो गया कि जितने कम कार्बन का एल्कोहल होगा वो उतना ज्यादा जल में क्या होगा, विलय होगा। अब यहां इनमें आप देखेंगे तो सबसे कम कार्बन का एल्कोहल कौन है, मेथेनॉल। मेथेनॉल है, तो सबसे ज्यादा जो विलय होगा जल में वो कौन सा होगा, बोलो, मेथेनॉल। अब इससे कम कौन सा एल्कोहल घटते हुए क्रम में है, आपको पता ना, देखिए शब्द घटते और बढ़ते ही अपन छोटी छोटी क्लास में ग्रेटर देन और लेस देन, तो घटते क्रम में ऐसे लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, मेथेनॉल। उसके बाद विलेयता किसकी होगी, बोलो, उससे कम होगी एथेनॉल की, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास देखिए, मैं अगर अब बात करूं कि एक तो ब्यूटेन बनोल है, एक प्रोपेन बनोल है, एक प्रोपेन 2L है। तो अब इन तीनों में तुलना करें तो ब्यूटेन बनोल की तो विलेयता इन दोनों से कम होगी क्योंकि इसका अणुभार ज्यादा है, ठीक है। अब इन दोनों की तुलना करें तो अब अणुभार यदि समान हो, अणुभार यदि क्या हो, समान, तो विलेयता किसकी ज्यादा होगी, जिसमें शाखाओं की संख्या ज्यादा होगी। तो मैंने कल आपको ये क्रम भी लिखवाया था कि सबसे अधिक विलय 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, ये लिखवाया मैंने आपको। तो इन दोनों में विलेयता किसकी ज्यादा होगी, बोलो, प्रोपेन 2ऑल, प्रोपेन 2ऑल, इससे कम प्रोपेन 1ऑल, और इससे कम कौन होगा, सबसे कम किसकी विलेयता होगी, बोलो, ब्यूटेन 1ऑल। तो ये आपका आंसर है, ब्यूटेन 1ऑल। तो ये घटता हुआ क्रम है, ठीक है। तो वैसे कुछ बच्चों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो ये आंसर आप लिख सकते हैं उस क्वेश्चन का। अभी हम क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ाने लगे हैं। स्टार्टिंग में देखिए आपको मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाए थे, मैंने कहा कुछ पहले तो एक रिदम बने, आप हमारे साथ जुड़ें और लगातार हमारी क्लास लें। जब तक आपके पास कुछ कंटेंट ना हो, क्वेश्चन हम डायरेक्ट दें तो अच्छी बात नहीं है। अब मैं धीरे धीरे करके आपको क्वेश्चन देता रहूँगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको उससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। इस प्रकार से हम आपको नोट्स तैयार करवाने वाले हैं। हाँ जी तो ये हमारा कल की बात हुई। अगर किसी को भौतिक गुण से संबंधित कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, और भी कोई प्रॉब्लम रही हो तो वो बता सकते हैं। जल्द ही आपकी लाइव क्लास प्रारंभ होने वाली है, क्योंकि आपकी भी आदत और हमारी भी आदत है कि डायरेक्ट प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट आउट करें, पर कुछ थोड़ी ऐसी समस्या बीच में आन पड़ी जिससे हमको रिकॉर्डिंग देनी पड़ रही है आपको, तो घबराएं नहीं, ठीक है ना। अब आप देखिए
एल्कोहल में हमने एल्कोहल बनाने की विधि, एल्कोहलों का वर्गीकरण, नामकरण, भौतिक गुण, ये सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप हेडिंग डालें रासायनिक गुण। अब ये रासायनिक गुण किसके होंगे बोलो भाई, एल्कोहल चल रहा है तो किसके होंगे, एल्कोहल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण रटना नहीं है। एल्कोहल के रासायनिक गुणों में मैं आप जो अपक्रिया आपके पास पहुंच रही हैं 100%, पहली बात तो ट्वेल्थ में तो क्वेश्चन आता ही है यहां से। दूसरा, आपको जो भी बच्चे चाहे नीट में जाते हो या आईआईटी या एनआईटी जिसमें भी जाएंगे, आपको 100% यहां से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। और ये अपक्रिया आपके पास बिल्कुल सरल तरीका से पहुंच रही हैं। एल्कोहल की बात करूं बेटा, इधर देखो सभी, बोर्ड पर ध्यान दें। ये एल्कोहल है, ठीक है, ये एल्कोहल है। तो इस एल्कोहल में कितने प्रकार की अपक्रियाएं हो सकती है मैं आपको बताऊं। सबसे पहली अपक्रिया तो ये हो सकती है कि इसमें ये वाला बंध टूटे। कौन सा बंध टूटे, O और H के मध्य बंध टूटे। अच्छा, अभिक्रियाएं क्या हैं, रासायनिक अपक्रियाएं क्या हैं, रासायनिक अपक्रियाएं किसे कहते हैं। छोटी क्लासों की परिभाषा, पुराने बंध टूटना, नए बंधों का बनना, नए यौगिक का निर्माण होना। तो पहले तो अपक्रिया इस प्रकार की हो सकती है कि इसमें ये वाला बंध टूटे, OH बंध टूटे। OH बंध यदि टूटेगा, ध्यान से सुनना, दिमाग को बिल्कुल कंसंट्रेट कर लेना। 11th में आपने वैसे पढ़ी है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं और इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं, ये सारी अपक्रियाएं पढ़ी हैं। विलोपन अपक्रियाएं हमने पढ़ी हैं। अगर ये बंध टूटेगा, ध्यान से सुने, तो हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश आएगा, प्लस, और ऑक्सीजन पर कौन सा आएगा, माइनस। वो तो आपको पता है, बंध विखंडन आप सीख गए हैं। दूसरे प्रकार की जो अपक्रियाएं वो होंगी जिनमें ये ROH बंध टूटता है, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटेगा। तो आपको पता है ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस, और कार्बन पर आएगा प्लस। रटने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। तो पहली अपक्रियाएं, इसमें आप ध्यान से सुने, जब H प्लस जाएगा, मैं केवल बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर अपक्रिया पढ़ रहे हैं तुरंत ही। H प्लस जब जाएगा, क्योंकि ये बंध टूटेगा तो H प्लस बाहर जाएगा, और जब H प्लस बाहर जाएगा तो कोई ना कोई धनावेशित समूह यहां पर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। इसका मतलब कौन गया, H प्लस गया, कोई धनावेशित समूह आया। जिस समूह पर धनावेश होता है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी। तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही आया, एक्सचेंज हुआ है, प्रतिस्थापन हुआ है। तो ये अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाएंगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, ठीक है। दूसरे में देखिए आप, OH माइनस जाएगा तो दूसरा कोई ना कोई माइनस समूह आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। किसी समूह पर यदि ऋण आवेश है, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या है, अधिकता। उसको क्या चाहिए, नाभिक। क्या चाहिए उसको, नाभिक। मतलब कोई ऐसा समूह जिसको पास इलेक्ट्रॉन कमी है, उसके पास जाने की कोशिश करेगा। तो ये इसको कहते हैं हम नाभिक स्नेही। तो एक नाभिक स्नेही गया, दूसरा आया, तो ये कौन सी अपक्रिया हो जाएंगी, बोलो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है ना। तो पहली प्रकार की कौन सी होंगी, बोलो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। दूसरी कौन सी होंगी, बोलिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। तीसरी जो अपक्रिया है वो पूरे इस ROH समूह के कारण होंगी। मैं आपको पूरा का पूरा रासायनिक गुण के बारे में बता देता हूं, और इसमें हम एक तो पढ़ेंगे विलोपन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, बोलो, विलोपन अपक्रिया। और दूसरी हम पढ़ेंगे इसमें ऑक्सीकरण, और तीसरी इसमें हम पढ़ेंगे विहाइड्रोजनीकरण। ये अपक्रियाएं हमको इसमें पढ़नी है भाई, रासायनिक गुण में। और इसमें आपके एक एक के बहुत शानदार शानदार वाले कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे अपक्रियाओं के बारे में। तो 3 प्रकार की अपक्रियाएं इसमें हमको पढ़नी है, जिसमें OH बंध टूटता है, जिसमें ROH बंध टूटता है, या
इस पूरे समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, इसमें कौन सी हैं? विलोपन, ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग डालें रासायनिक गुण। पंखा, लाइट नहीं है क्या? हेडिंग डालो रासायनिक गुण। एक सेकंड। हाँ भाई, तो रासायनिक गुण हेडिंग डाल लिया। इसमें आप एक पॉइंट लिखें, लिखिए एल्कोहलों में निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, एल्कोहलों में निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलती हैं। नंबर ए, हेडिंग डालिए, लिखो वे अभिक्रियाएं, नंबर ए हेडिंग डालें वे अभिक्रियाएं जिनमें, ये लिखना आप, देखो ऐसे OH बंध टूटता है। इसको तोड़ते हुए दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम कौन सी वाली अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट में आप इनको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, बहुत शानदार अभिक्रियाएं। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें, अभिक्रियाएं मैंने कौन सी लिखी हैं? जिनमें OH बंध टूटता है। इसका मतलब ये बंध जब टूटेगा तो माइनस और ये H+। इन अभिक्रियाओं में ये बंध टूटेगा तो H+ आयन क्या जाएगा? बाहर जाएगा और ये RO- बनेगा और इसको हम कहेंगे क्या? एल्कोक्साइड आयन। क्या कहेंगे इसको? एल्कोक्साइड आयन। ध्यान से सुने, बिल्कुल रटना नहीं है आपको। एल्कोहल की पहली अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं जिसमें OH बंध टूटता है। ये एल्कोहल है, तो एल्कोहल, इन अभिक्रियाओं में कौन सा बंध टूटेगा? OH बंध टूटेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। H+ आयन जाएगा, RO- मतलब एल्कोक्साइड आयन बनेगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? जो H+ आयन देता है। या अम्ल किसे कहते हैं? जो क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। भाई अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? लवण। सामान्य सी परिभाषा हम देखें कि अम्ल कौन है? जो H+ आयन। रटना नहीं है, हमको सबको पता है अम्ल कौन है? जो H+ आयन देता है। अम्ल कौन है? जो प्रोटॉन देता है। अम्ल कौन है? जो इलेक्ट्रॉन लेता है। ये सारी परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण। क्या बनाते हैं? लवण। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं इसको लिखाऊंगा भी और इसमें क्वेश्चन भी आपको लिखाऊंगा
कि एल्कोहल की ये अवक्रियाएं, कौन सी वाली अवक्रियाएं जिसमें OH बंध टूटता है, ये एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। कौन सी प्रकृति को प्रदर्शित करती है? अम्लीय। इन अवक्रियाओं द्वारा हम कह सकते हैं कि एल्कोहल अम्लीय होता है। ध्यान से सुने, ये मैं लिखा दूंगा आपको। ये जो अवक्रियाएं एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। क्षार से क्रिया करके क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। दूसरी बात मैं कहूं कि अभी हम इसकी तुलना करेंगे कि प्रबल अम्ल है जल से कि दुर्बल अम्ल है। ये सारी बातें मैं आपको क्वेश्चन के रूप में भी लिखाने वाला हूं। मैं आपसे एक बात और कह रहा हूं, क्या धातु, क्या धातु, क्षार धातु पढ़ी है आपने? क्षार धातु आवर्त सारणी में बाईं तरफ वर्ग संख्या 1 में दूसरे की क्षारीय मृदा धातु, अगर हम कहें तो बोलो वो सक्रिय है या नहीं है? सक्रिय है, तभी तो आपको पता है कि सोडियम और इनको किस में रखा जाता है? मिट्टी केरोसिन के तेल में या लिक्विड पैराफिन में हम इनको रखते हैं। अत्यधिक सक्रिय है, तुरंत क्रिया करती हैं। तुरंत क्रिया का मतलब तुरंत क्रिया करके इलेक्ट्रॉन त्यागती है, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो कौन होता है? वो क्षार होता है, ठीक है। आप देखिए, जैसे अगर मैं सोडियम धातु को जल में डालूं, किस में डालूं? जल में, क्रिया होगी भाई। अब क्रिया नहीं, मैं कह रहा हूं क्रिया होगी, होगी, विस्फोट होगा, विस्फोट होगा। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। मतलब ये रटने की बात नहीं है, तो मैं तो आपको यह अपक्रिया कराने वाला हूं, पैसे नॉर्मल बातें आपको बता रहा हूं। तो अम्ल है एल्कोहल, किससे पता लग रहा है? बोलो, इस अभिक्रिया से पता लग रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्षारीय धातुओं से क्रिया करेगा, कौन? एल्कोहल। तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? मुक्त होगी, ठीक है। ये अभिक्रियाएं एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। जल किसके साथ? क्षार के साथ क्रिया करेगी ना एल्कोहल, तो लवण बनेगा, लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्या कहेंगे कि एल्कोहल कौन है? अम्ल है, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। अब तुलना करेंगे वो अलग है कि भाई एल्कोहल किससे अधिक अम्लीय है, किससे कम अम्लीय है। ये सारी बातें हम धीरे धीरे करके आपको पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले आप लिखो, हेडिंग डाल लिया ना, जिसमें ये OH बंध टूटता है, इसमें आप एक लाइन लिखो, एल्कोहल में OH समूह, ये लिखना, OH समूह के, मैं आपको सारे शब्द दे रहा हूं, कैसे भी लिख के आ जाए कहीं। OH समूह के H के कारण, OH समूह के H के कारण, अब H के कारण का मतलब ये बंध टूटेगा, तो H के कारण निम्न अभिक्रियाएं प्रदर्शित की जाती हैं। अब देखिए, आप रटना एक भी अभिक्रिया नहीं है, आपको एक भी अभिक्रिया नहीं रटनी है। नंबर 1 हेडिंग डालो इसमें, धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। जो बातें मैंने आपको नॉर्मली अभी बताई, 11th की बातें बताई, कुछ पहली बातें बताई, सामान्य बातें बताई, उनको आप देखिए। आपको अभिक्रिया रटनी नहीं है, अभिक्रियाओं को कोई रट भी नहीं सकता है, आपको समझनी है। ये कौन है? एल्कोहल। कि गुरुजी आप तो ऐसे पूछ रहे हैं, अब तो यार हम अच्छे से, एल्कोहल। और इसकी क्रिया यदि हम सक्रिय धातु से कराएं, कोई सी भी सक्रिय धातु हो सकती है, और हमको पता है कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी की बात करें ना, तो सक्रिय धातु में सबसे पहले बाईं साइड के सब
अत्यधिक सक्रिय, क्योंकि आयनिक विभव का मान बहुत कम, तुरंत इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। सक्रियता किसके आधार पर निर्भर करती है? अगर हम बात करें ना आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी आपने देखी, ये आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में सबसे अत्यधिक सक्रिय तत्व कहां हैं? बोल बाईं ओर के दाईं ओर? नहीं, देखिए बच्चे कहेंगे बोल बाईं ओर, नहीं। सक्रिय कौन? सक्रिय वो, अत्यधिक सक्रिय कौन? जो तीव्रता से इलेक्ट्रॉन त्याग सके और तीव्रता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। तो आपको बता दें, आवर्त सारणी में बाईं और दाईं ओर के तत्व सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। बाईं ओर के कौन है? क्षारीय धातु। दाईं ओर में देखो 18वां वर्ग तो अक्रिय है, उससे पहले कौन सा? 17वां वर्ग। 17वें वर्ग में हैलोजन तत्व तीव्रता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं और ये तीव्रता से त्यागने की, अलग अलग तरीका से अलग अलग। और मध्य के जो तत्व हैं उनकी क्रियाशीलता कम होती है। ठीक है, तो ये अब एक एक शब्द नहीं कि हमने सीख लिया बस ये क्रियाशील है। हाँ, धातुएं हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने में परफेक्ट हैं, लेकिन उधर जाएंगे तो लेने में परफेक्ट है अधातु। ठीक है, ये एल्कोहल है। आप ध्यान से सुने, एल्कोहल की क्रिया सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील है, सोडियम धातु से कराएंगे। मैं आपसे कहूं कि क्रिया मत कराओ, मैंने कहा कि एक पात्र लो, एल्कोहल लो, उसमें आप धातु डालो सोडियम। जहां भी क्रियाशील, जहां भी आप जल ले लो, जल में आप सोडियम धातु डालो, क्या होगा? विस्फोट होगा। हाइड्रोजन गैस क्या होगी? मुक्त होगी। तो यहां पे भी क्या होगा? देखिए बंद कौन सा टूटेगा? OH बंद टूटेगा और बाहर कौन निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। बनेगा क्या? RONA। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को या तो आप प्लस के रूप में यहां निकाल दो, H2, ठीक है ना, या माइनस के रूप में यहां नीचे लिख सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूं अपक्रिया लिखने का तरीका, जो सहोत्पाद उसको या तो नीचे या प्लस में। दूसरी बात सुनो, अभी हमने यहां पर H2 निकाला है। अब आप कहोगे गुरुजी हाँ, यहां तो एक हाइड्रोजन गई, हाइड्रोजन तो एक गई, लेकिन किसके रूप में निकलेगी? बोलो, डाई हाइड्रोजन के रूप में निकलेगी। अब क्या करें? बोल इस यहां पर 2 ले लो, यहां पर 2 ले लो, तो ये 2 अणु बन जाएंगे, H2 निकल जाएगी। आपके दिमाग में आएगा गुरुजी पागल बना रहे हैं, एक से ना कर सकें, एक से भी कर सकते हैं। अगर आप एक ही अणु लेना चाहो Na, तो हाइड्रोजन को 1/2 हाइड्रोजन निकाल दो। क्या निकाल देंगे? 1/2। ठीक है, तो ये पहली अपक्रिया सुनिए आप। एल्कोहल की क्रिया किससे कराएं? सक्रिय धातुओं से कराएं या क्षारीय धातुओं से कराएं? तो धातु, अभी ना बीच में क्या है कि थोड़ा वीडियो हमारी कट गई। ठीक है, तो अपन कहाँ थे? मैंने आपको बताया कि एल्कोहल की क्रिया किससे कराएंगे? सक्रिय धातु या क्षारीय धातु से कराएंगे तो क्या बनेगा? धातु एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसमें अपन कुछ एग्जाम्पल हम कर रहे थे, तो एग्जाम्पल देखिए, CH3OH मैथेनॉल, और इसकी क्रिया किससे कराएं? सोडियम धातु से कराएं। तो क्या बनेगा देखना, 2CH3ONA क्या बनेगा? सोडियम मैथोक्साइड। सोडियम मैथोक्साइड, बाहर क्या निकलेगी? बोलो, हाइड्रोजन गैस। इसमें चूंकि आपको बताएं, अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं ना, क्षारीय धातु जब भी अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहां पर जो H निकलता है वो H2 के रूप में निकलता है। किसके रूप में निकलता है? H2 के रूप में। ठीक है ना, इसलिए हमने यहां डायरेक्ट कितने अणु लिए? 2। नहीं तो आप एक लोगे तो निकलेगा H2 ही, लेकिन हाफ H2 निकलेगा, क्योंकि जो गैस निकलती है आपको पता है, हाइड्रोजन चैप्टर हमने 12th 11th में पढ़ा है कि डाई हाइड्रोजन के रूप में ये रहती है। किसके रूप में रहती है? डाई हाइड्रोजन के रूप में। H2H के रूप में रहती नहीं है, H2 के रूप में रहती है। तो बाहर जब निकलेगी तो किसके रूप में निकलेगी? H2 के रूप में निकलेगी। अगर एक अणु लेंगे तो आधा मोल निकलेगा और 2 लेंगे तो पूरा एक निकलेगा। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3CH2OH प्लस, ये कौन है? बोलो, एथेनॉल। और क्या बनेगा देखना, 2CH3O, क्या बनेगा? नाम क्या होगा? पोटेशियम एथॉक्साइड। बाहर क्या निकलेगी? H2 गैस।
एक तो एग्जांपल और लिखाऊंगा मैं, पहले आप लिख लें इसको। लिखिए लिखिए, जब एल्कोहल की क्रिया सक्रिय धातु या क्षारीय धातु तत्वों के साथ करवाई जाती है तो सक्रिय धातु या क्षारीय धातु तत्वों के साथ करवाई जाती है तो धातु एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। धातु एल्कोक्साइड का निर्माण होता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? मतलब बाहर निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और ये तीनों एग्जांपल आप लिख लें। वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो ये लिख लिया बेटा, है ना? तो आप इसको, इसके बाद देखिए इसमें दो अपक्रिया और लिखें, फिर आगे चलेंगे इसी में। ये देखो, ये आप लिख चुके हैं। अभी तो हमने ये लिया। अब जैसे अगर किसी की इच्छा है कि हाँ सर CH3 CH2OH एथेनॉल और इसकी क्रिया कैल्शियम से कराएं। अब कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है पता है सबको? 2। संयोजकता तो रटने की जरूरत नहीं है। प्रथम वर्ग की कितनी होती है? +1। द्वितीय वर्ग के तत्वों की +2। ठीक है। धातु है, किससे क्रिया करेगी बोलो? एल्कोहल से क्रिया करेगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, धातु एल्कोक्साइड बनेगा। तो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे? CH3 CH2O का होल ट्वाइस Ca प्लस H2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बोलो? लिखेंगे। नाम क्या होगा इसका? कैल्शियम एथॉक्साइड। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? कोई दिक्कत है? देखिए अभी कभी कभी बच्चों को क्या है कि जैसे ये कंफ्यूज होता है, गुरुजी यहाँ पे 2 अणु लिए, यहाँ पे आपने ऐसे कर दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि कैल्शियम की संयोजकता कितनी है? +2। CaCl2 लिखते हैं ना अपन, CaCl2 लिखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर एल्कोक्साइड जो आयन है, ये बहुत छोटी बात है लेकिन आप टेंशन ना लें। एल्कोक्साइड है वो कितने एल्कोक्साइड से जुड़ेंगे बोलो? 2 जुड़ेंगे। तो हम इसको ऐसे तो लिख ही नहीं सकते। कैसे? ऐसे CH3 CH2O Ca ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसकी संयोजकता पूरी नहीं हुई कैल्शियम की। तो कैसे लिखेंगे? होल ट्वाइस। दो तो ये भी तो हट जाएगा ना, दो तो हट जाएगा, दो तो ये भी है और वो भी है, तो ये सब इसकी संयोजकता 2 है और ये भी 2 है, तो ये 2 हट जाएंगे ना। ठीक है बेटा। अब देखो एक और देखो इसमें एग्जांपल। अब मैं एल्युमिनियम की बात करूं, एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है बोलो? 3। मैं 2 अणु एल्युमिनियम के लूं और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3। तो एल्कोहल के कितने अणु लेने पड़ेंगे भाई? एक एल्युमिनियम के साथ कितने एल्कोक्साइड आयन जुड़ेंगे? 3। तो 2 एल्युमिनियम के साथ 6। ये बातें बहुत सिंपल बातें हैं। मेथेनॉल देखिए क्या बनेगा? 2 CH3O, मैं इसीलिए एग्जांपल आपको दे रहा हूं, प्लस कितनी हाइड्रोजन निकलेंगी? 3H2। नाम एल्यूमिनियम। 4 एल्युमिनियम, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन, 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 4 हाइ
ये अपक्रिया बता रहे, ये मैं एल्युमिनियम मेथॉक्साइड, लिख लिया होगा बेटा। अब देखो यहां पर एरो लगा के पॉइंट लिखें आप, एरो लगा के पॉइंट लिखें। उपरयुक्त अपक्रिया एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। उपयुक्त प्रक्रिया एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यहीं पर आप छोटी हेडिंग डालें, एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति, एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति। अभी तो मैंने आपको अपक्रियाएं कराई, एल्कोहल अम्लीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये एल्कोहल है और एल्कोहल क्या करता है, प्रोटॉन त्याग कर H+ आयन त्याग कर क्या बनाता है, एल्कोक्साइड आयन बनाता है। ध्यान से सुने, अम्लीय क्यों है एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल प्रोटॉन त्याग कर H+ आयन त्याग कर क्या बनाता है, एल्कोक्साइड आयन बनाता है। तो अम्लीय कौन, जो प्रोटॉन त्यागे, अम्लीय कौन, जो H+ आयन त्यागे। ठीक है, तो एल्कोहल प्रोटॉन त्याग कर एल्कोक्साइड आयन बनाता है, इसलिए एल्कोहल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ये तो एक सामान्य बात है। अब मैं आपसे एक बात कहूं, अगर मैं कहूं कि एल्कोहलों का, ध्यान से सुने, एल्कोहलों की अम्लीय सामर्थ्य का क्रम या अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम या अम्लीय प्रकृति का क्रम क्या होगा। पहले मैं क्रम लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं। क्रम क्या है, सबसे अधिक अम्लीय होगा 1 डिग्री एल्कोहल, इसका कारण भी मैं लिखूंगा आपको, 1 डिग्री एल्कोहल। उससे कम होगा 2 डिग्री एल्कोहल और सबसे कम होगा 3 डिग्री एल्कोहल। यहां पे मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। ये एल्कोहलों की सामर्थ्य का क्रम है, ये एल्कोहलों की क्या है, सामर्थ्य का क्रम है। इसका कारण क्या है कि 1 डिग्री एल्कोहल ही सबसे अधिक अम्लीय क्यों है। तो मैं आपसे एक बात कहूं, मैं बार बार आपसे कहता आ रहा हूं, अभिक्रिया उस दिशा में चलती है जिस दिशा में बनने वाला मध्यवर्ती अधिक स्थायी हो। अभिक्रिया किधर चलेगी, जिधर बनने वाला मध्यवर्ती अधिक स्थायी हो। अब यहां पर कौन सा एल्कोहल अधिक अम्लीय होगा, जो एल्कोहल तीव्रता से प्रोटॉन त्यागेगा वो अधिक अम्लीय होगा। अब तीव्रता से प्रोटॉन त्यागेगा कौन, जैसे मैं कहूं कि इस एल्कोहल ने ये प्रोटॉन त्यागा
तो ये कितनी तीव्रता से इसको त्यागेगा? ये किस बात पर निर्भर करता है कि प्रोटॉन त्यागने के बाद जो ऑक्सीजन पर ऋणावेश आएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा? ऋणावेश आएगा। तो जितना कम ऋणावेश होगा, जितना कम क्या होगा? ऋणावेश होगा, एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व उतना अधिक होगा। पुनः सुने, वो समूह अधिक स्थायी होते हैं जिन पर आवेश कम होता है, चाहे वो आवेश धनावेश हो और चाहे आवेश कौन सा हो? ऋणावेश हो। किसी भी मध्यवर्ती की बात करें तो वह मध्यवर्ती अधिक स्थायी होता है जिस पर आवेश की मात्रा कम होती है। तो आवेश घटेगा, स्थायित्व क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें, धीरे धीरे करके यही बातें बार बार घूम घूम के हर चैप्टर में यही आएंगी। 11 से पढ़ते आ रहे हैं, यहां तक आती जाएगी। ध्यान से सुने, अब मैंने आपको ये क्रम लिखा है कि एल्कोहलों की अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन? 1 डिग्री अल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 3 डिग्री। कारण क्या है? कारण देखने के लिए मैं आपको बताऊं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि देखिए ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, ये हमारा कौन सा है बोलो? 2 डिग्री अल्कोहल। और ये आप कार्बन की संख्या ना लें, आप एल के समूह आर लगा सकते हैं, टेंशन ना लें, ठीक है। CH3, ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल। ध्यान से सुनिएगा, रटना नहीं है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं आपको बिल्कुल, जिससे कि आप कहीं भी अम्लता देखेंगे ना, हम धीरे धीरे करके बहुत सारी अम्लता इसमें देखने वाले हैं आगे, कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये प्रोटॉन त्यागेगा, त्याग दिया, कौन सा आवेश आएगा? माइनस। कौन सा आवेश आएगा? माइनस। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, प्रोटॉन त्यागेगा, ऑक्सीजन पर क्या आएगा? माइनस। ये 3 डिग्री। ध्यान से सुने, ये 1 डिग्री, अभी क्या बन गया है? ये क्या बन गया है भाई? प्रोटॉन, एल्कोहल प्रोटॉन त्याग कर क्या बनाता है? एल्कोक्साइड आयन। एल्कोहल प्रोटॉन त्याग कर क्या बनाता है? एल्कोक्साइड आयन। यहां पर भी ये 1 डिग्री अल्कोहल था, इसने प्रोटॉन त्यागा, क्या बना? 1 डिग्री एल्कोक्साइड। बना कि नहीं बना? ये क्या बन गया? 2 डिग्री एल्कोक्साइड आयन। ये क्या बन गया? 3 डिग्री एल्कोक्साइड आयन। बने कि नहीं बने भाई? ये 1 डिग्री एल्कोक्साइड आयन, ये 2 डिग्री एल्कोक्साइड आयन और ये 3 डिग्री एल्कोक्साइड आयन। अब इनमें तीव्रता देख रहे हैं कि कौन ज्यादा प्रोटॉन त्यागेगा, तीनों में तुलना करें। तो प्रोटॉन त्यागने के बाद तीनों की कंडीशन ऐसी होनी है भाई, प्रोटॉन त्यागने के बाद तीनों कंडीशन ऐसी होनी है, इस पर ऋणावेश ऋणावेश ऋणावेश। मैंने क्या कहा? ये मध्यवर्ती बन गए तीनों के, जिसका मध्यवर्ती अधिक स्थायी वो तीव्रता से प्रोटॉन त्यागेगा, और मध्यवर्ती किसका अधिक स्थायी? जिस पर आवेश क्या होगा? कम होगा। या दूसरी तरह से कहें, मध्यवर्ती किसका कम स्थायी? जिस पर आवेश क्या होगा? ज्यादा। अब यहां पर हम पुनः अपनी 8-10 दिन पहली क्लास में पहुंचे, मैंने आपको प्रेरणिक प्रभाव के बारे में बताया था। प्रेरणिक प्रभाव मतलब इंड्यूस इफेक्ट, मतलब आई प्रभाव बताया था भाई। सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन 2 प्रकार का होता है, प्लस आई और माइनस आई। आपको बता दें, एल्किल समूह हमेशा कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं? प्लस आई प्रभाव। और प्लस आई प्रभाव में एल्किल समूह सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को देने की प्रवृत्ति रखते हैं भैया। अब यहां पे देखो, ये इस एक एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होगा? प्लस आई। ये इस एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, ऑक्सीजन पर पहले से ऋणावेश है, ऋणावेश का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसने और इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ऋणावेश थोड़ा सा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बोलो, बढ़ा। यहां पर आप देखें, इसका प्लस आई प्रभाव और इसका भी प्लस आई प्रभाव, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन दिए, इस पर इलेक्ट्रॉन गए, इसका ऋणावेश इससे ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो, बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर तो एक एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव था, यहां पर कितने का है? 2 का।
तो ऋणावेश और ज्यादा बढ़ गया। और यहां पर देखिए क्या स्थिति है, कितनी एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव है, 3 एल्किल समूह मिलकर इलेक्ट्रॉन देंगे, पढ़ा दो। 3 एल्किल समूह मिलकर इलेक्ट्रॉन देंगे, तो यहां पर ऋणावेश और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इससे भी ज्यादा बढ़ेगा। दिमाग को बिल्कुल देखिए 11th में आप लेके जाएं, 11th की बात चल रही है, तो आप इन तीनों में अगर देखोगे तो बोलो ऋणावेश की मात्रा अधिक किस पर होगी, बोलो 3 डिग्री एल्कोक्साइड आयन पर के 1 डिग्री पर। 3 डिग्री एल्कोक्साइड आयन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा, तो ये जो प्रोटॉन गया है ना, उस प्रोटॉन को आसानी से जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि ये उस प्रोटॉन को त्यागने के बाद, किसको त्यागने के बाद, प्रोटॉन को त्यागने के बाद अस्थायी हो रहा है। और इस प्रकृति में कोई भी, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर वस्तु अपने आप को क्या करना चाहती है, बोलो स्थायी करना चाहती है। जैसे इसने प्रोटॉन त्यागा, ये घबरा गया। क्यों घबरा गया भैया, इसके ऊपर इतना आवेश आ गया, इसने कहा बर्बाद हो जाऊंगा, प्रोटॉन तू आ जा। इसकी तुलना में ये थोड़ा आसानी से जाने देगा, और इसकी तुलना में ये और आसानी से जाने देगा। बोलो तीव्रता से प्रोटॉन कौन जाने देगा, 1 डिग्री अल्कोहल क्या 3 डिग्री अल्कोहल, बोलो 1 डिग्री अल्कोहल। तो जो तीव्रता से प्रोटॉन त्यागेगा वो प्रबल अम्लीय कि दुर्बल अम्लीय, तुलनात्मक, देखिए तुलना, इन तीनों में तुलना करें तो इन तीनों में सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। कारण प्लस आई प्रभाव, किसका, एल्किल समूह का। आया कुछ समझ में बेटा, पहले आप लिख लें, फिर मैं सब कुछ लिखाता हूं आपको। लिखिए आप, लिखो एल्कोहल अंदर आ गया, हेडिंग अपनी डली हुई है कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, उसमें आप लिखें, मैंने आपको समझाया अभी, अब लिखना है, फिर सारी चीज मैं आपको लिखा रहा हूं। लिखिए एल्कोहल, एल्कोहल प्रोटॉन त्याग कर, एल्कोहल प्रोटॉन त्याग कर एल्कोक्साइड आयन बना, प्रोटॉन में आप ब्रैकेट में H+ लिख लेना भाई, ठीक है। प्रोटॉन त्याग कर एल्कोक्साइड आयन बनाता है, इसलिए एल्कोहल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो आप सबसे पहले ये लिखें, बस ये वाला, इसलिए एल्कोहल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, ये लिख लें आप। उसके बाद आप ये लिखें एल्कोहलों की अम्लीय सामर्थ्य का क्रम, एल्कोहलों की अम्लीय सामर्थ्य का क्रम, सबसे अधिक 1 डिग्री एल्कोहल, उससे अधिक 2 डिग्री, ये 3 डिग्री लिख लें आप। कितने, 5 मिनट लगे, ये लिख लिया बेटा, सबने लिख लिया होगा। अब आप कारण लिख लें, कारण, कारण आप लिखिए, लिखिए 1 डिग्री एल्कोहल से 1 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री एल्कोहल तक
जाने पर 1 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री एल्कोहल तक जाने पर एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव बढ़ता जाता है। एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव बढ़ता जाता है, जिससे OH समूह की ऑक्सीजन पर OH समूह की ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अतः एल्कोहलों की प्रोटॉन ब्रैकेट में क्या लिखोगे H+N त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है, इसलिए वन डिग्री एल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय होता है। वन डिग्री एल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय होता है तथा 3 डिग्री एल्कोहल सबसे कम अम्लीय होता है। यहां तुलना देखिए, अम्लीयता की यहां तुलना चल रही है आपस में एल्कोहलों में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में। ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल सबसे कम अम्लीय होता है। एक क्वेश्चन लिखें आप यहां। अच्छा, इनको उतारने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, तो इनको आप ना लिखें क्योंकि जरूरत भी नहीं है और रटना नहीं है, हमको समझना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई ये चीज बार बार आती रहेंगी और ये चलते रहेंगे। क्वेश्चन लिखें, एल्कोहल जल से दुर्बल अम्लीय होता है, क्यों? एल्कोहल जल से दुर्बल अम्लीय होता है, क्यों? अब आप इस क्वेश्चन को आप घर पे करने की कोशिश करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो समझा है ना, पहली बात तो ये है कि आपको अगर आपने ये पहली बार कंसेप्ट देखा है ऐसे, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे घर जाके, तो आप आंसर खुद लिख दोगे। नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं कल आपको करवा दूंगा। ठीक है, और फिर इसमें नेक्स्ट प्रक्रिया हम बढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही आप एक बात ध्यान जरूर रखें, जितना पढ़ाया जाए केमिस्ट्री में उतना पर डे पढ़ें, पर डे, चाहे 20 मिनट घर पे जाके पढ़ें, आपको आनंद आएगा। और अभी आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, 1-2 दिन की बात है, या तो कल से हो जाए आप। ठीक है ना, मेरे हिसाब से कल से हो जानी चाहिए, तो टेंशन ना लें। ठीक है, थैंक यू।